हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक प्रकाश का लेक्चर नंबर 12। इसके अंतर्गत आज हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, जो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम समझेंगे कि कैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिफेक्ट इन आइज बताया था। डिफेक्ट इन आइज में या उसमें हमने आपको ये बताया था डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि दोष या नेत्र दोष। ये दो टॉपिक मैंने एक ही, मतलब दोनों को एक ही कहते हैं। ये चीज हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जिसमें आपको मैंने मायोपिया, ठीक है, मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, देन आपको हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, देन आपको प्रेसबायोपिया जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और हमने एस्टिग्मैटिज्म ये भी आपको बताया था। जैसा कि डिफेक्ट इन आइज किसी वजह से होता है, अगर हम देखें तो नेत्र दोष के लिए कुछ रीजन्स हैं। वो रीजन्स क्या क्या हैं? अगर नेत्र दोष के हम रीजन की बात करें, यानी कि कारण की बात करें, तो या तो हमारे लेंस में प्रॉब्लम हो, जो हमारा लेंस है, या तो हमारे गोलक में प्रॉब्लम हो, यानी कि जो हमारा नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको मायोपिया के केस में बताया था कि मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें बहुत क्लियर दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें आपको क्लियर विजिबल नहीं होती। मैंने ये भी बताया था कि लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहीं पे होता है कि अगर निकट दृष्टि दोष बोल दिया गया तो लोगों को लगता है कि जो डिफेक्ट है वो कहाँ होगा, नियर विजन में होगा, मतलब पास की वस्तुओं को देखने में आपको दिक्कत होगी। नहीं, नाम अगर हिंदी वाले ये ध्यान में रखेंगे कि अगर निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखती हैं, यानी कि पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो नाम पे मत जाइए, इसको समझिए। ठीक है, वहीं पे इसी को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, या इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, और इसको मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, या तो नेत्र गोलक का साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी कि जो आई बॉल है उसकी साइज बड़ी हो जाए, और या तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। डिक्रीज कर जाने से फोकल लेंथ जो इमेज है, यानी कि जो इमेज रेटिना पर बनना था ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ बनने लगता है, वो सीधे सीधे रेटिना से पहले बनने लगता है, यानी कि बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो रेटिना से पहले बनने लगता है इन केस ऑफ मायोपिया। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले इमेज बनने लगता है। और इस डिफेक्ट को अगर हम देखें दूर करने का उपाय, तो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं? कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो चश्मा लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, उसमें कौन सा, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? देन आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि दूर वाली चीजें नहीं दिखती, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं, लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। और ऐसे समय में आपको ये भी पता है कि ऐसा क्यों होगा, रीजन क्या था कि इसमें नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल का साइज छोटा हो जाता था। आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा और फोकस दूरी लेंस की या तो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अगर देखें तो इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी भी यानी कि फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा, जिससे जो इमेज था वो रेटिना के पीछे बनता है। तो अगर हमने मायोपिया की बात की, किसकी बात की, मायोपिया की, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, और वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, हाइपरमेट्रोपिया की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन केस ऑफ मायोपिया और इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में आपको नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दिखते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स
नहीं दिखते। रीजन इसका अगर देखें, आई बॉल साइज इंक्रीज कर जाता है या फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, बिटवीन लेंस एंड रेटिना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना। और यहीं पे अगला अगर हम बात करें रिमूवल का, तो रिमूवल के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहीं पे अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो सेम सिचुएशंस। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर एक चीज और, यहां एक पॉइंट और ऐड करना है, वो क्या है कि जो फार पॉइंट होता है, क्योंकि फार दूर वाली चीजें हमको दिख नहीं रही हैं, मतलब इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा वो हमको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो हमारा कोई ना कोई तो फार पॉइंट होगा जहां तक हम क्लियर देख सकते हैं। तो फार पॉइंट कम्स क्लोजर। ठीक है, मतलब यहां पे इसका मतलब ये है कि जो दूर बिंदु है वो इनफाइनाइट ना होके अब थोड़ा पहले आ गया, यानी कि हमारी आई लेंस के या आई के बहुत क्लोज आ गया है, यानी कि दूर बिंदु हमारा क्या हो गया, बहुत ही क्लोज आ गया है। ठीक है, इनफाइनाइट अब नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो रहा है तो नियर पॉइंट हमारा कितना होगा, वो तो सही होगा। तो नियर पॉइंट हमारा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। यहीं पे अगर हम इसमें देखें, किसमें, दूर दृष्टि दोष में, तो फार ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो दूर की चीजें हैं वो क्लियरली विजिबल होती हैं, और ऐसे समय में जो फार पॉइंट है यानी कि दूर बिंदु, ये कितना है, इनफाइनाइट होगा, यानी कि फार पॉइंट तो इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे अगर हम बात करें तो फार ऑब्जेक्ट्स के लिए ये हो गया, नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं क्लियरली विजिबल। अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रख दे तो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो जैसे कि फार पॉइंट इसका कितना, इनफाइनाइट, ऐसे ही नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं है, तो इसका नियर पॉइंट जो है, इसका जो नियर पॉइंट है वो क्या होगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। ठीक है, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अगला है आई बॉल का साइज रिड्यूस हो जाता है, घट गया। आई बॉल का साइज या तो रिड्यूस हो जाए, रीजन क्या है इसका, या तो आई बॉल का साइज रिड्यूस हो जाए या फिर फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाए, वो भी लेंस का, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज कर जाए। ठीक है, अगला फोकल लेंथ या तो इंक्रीज कर जाए या तो ये हो जाए। और इमेज कहां बनेगा, इमेज बनता है बिहाइंड रेटिना, ये बनता है इमेज, मतलब रेटिना के पीछे बनता है। और ऐसे समय में इसके रिमूवल के लिए, इसको हटाने के लिए, यानी कि इस डिफेक्ट को हटाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस का, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस था जो आपको क्लियरली यहाँ पे मैंने बता दिया अलग अलग पॉइंट्स के उसमें। तो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मायोपिया का फार पॉइंट कहाँ होता है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि कम्स क्लोजर टू आई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है हाइपरमेट्रोपिया का फार पॉइंट कहाँ है, तो आपको पता है दूर की चीज दिख रही है तो फार पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा, पास वाली नहीं दिख रही है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई पास वाली नहीं दिख रही है तो इसका फार पॉइंट कहाँ होगा, इसका नियर पॉइंट कहाँ होगा, और पास होगा। ध्यान रखिए, जब भी कभी हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे तो पास की चीजें नहीं दिख रही तो लोग कहते हैं और पास ले जाओ,
नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया में जब कोई किसी को पास की चीज नहीं दिखती है तो उसका मतलब उसकी जो नियर पॉइंट है वो बढ़ चुकी है, तो यानी कि आप दूर और ले जाओगे तब वो लगेगा कि हाँ हमको पास वाली चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपकी किसकी होगी, आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की। अब इसी में आपको मैंने प्रेसबायोपिया भी बताया था। तो प्रेसबायोपिया अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष में जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनमें ये डिफेक्ट आता है। ठीक है, और उनमें डिफेक्ट आता है तो उनको निकट और दूर वाली दोनों चीजें नहीं दिखती हैं। ऐसे समय में बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, और बाईफोकल लेंस मतलब जानते ही हो, दो फोकल लेंथ वाले स्पेक्टिकल यानी कि चश्मे का प्रयोग करेंगे। और इसका मतलब होता है कि दो फोकल लेंथ वाले अगर स्पेक्टिकल का हम प्रयोग करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉनकेव होगा और एक कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव हमेशा दूर देखने के लिए यूज होता है तो उसको ऊपर लगाएंगे चश्मे में, वहीं पे कॉन्वेक्स हमेशा निकट यानी कि पास देखने के लिए यूज होता है तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, नीचे। तो इसलिए एक एक में दो लेंस लगे हुए हैं और इसी वजह से हम इसको बाईफोकल लेंस का नाम देते हैं। क्लियर, तो बाईफोकल लेंस आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको मैंने एक और डिफेक्ट बताया था जिसको हम कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, और एस्टिग्मैटिज्म में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आंख द्वारा क्लियरली एक साथ विजिबल नहीं हो पाता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू स्फेरिकल इरेगुलरिटी। ठीक है, स्फेरिकल इम्परफेक्शन या स्फेरिकल इरेगुलरिटी ऑफ आई लेंस, यानी कि जो आई लेंस है उसका स्फेरिकल यानी कि जो गोलीय अवस्था है। जैसे कि ये क्या है, हमारा आई लेंस कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स होता है। तो जो स्फेरिकल शेप इसका है, अगर हम इसको ऐसे बनाए तो स्फेरिकल बनेगा, और इधर से बनाए तो इधर से भी एक स्फेयर बनेगा यानी कि गोला की तरह संरचना बनेगी। तो ये जो स्फेरिकल पोर्शन है किसका, लेंस का, वो एक तरीके से इम्परफेक्ट हो जाता है। इम्परफेक्ट मतलब स्फेरिकल नहीं रह जाता है, तो स्फेरिकल नहीं रह जाएगा तो मान लो ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे समय में होगा क्या, सिंपल सी बात, ऐसे समय में जो आई लेंस है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को एक साथ विजिबल नहीं कर पाएगा और साइमल्टेनियसली मतलब विजिबल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। ऐसे लेंसेज को हम टॉरिक लेंसेज भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है टॉरिक लेंसेज किसे कहते हैं, कौन सा लेंस, टॉरिक लेंसेज किसे कहते हैं। तो ये तो टॉपिक था डिफेक्ट ऑफ विजन का, और मैंने कल बोला भी था कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, कुछ टेक्निक्स पढ़ने हैं इन द चैप्टर, इन दिस चैप्टर। यानी कि अगर चैप्टर की बात करें तो कौन सा है, या यूनिट की बात करें वो कौन सा है, प्रकाश का। इसमें कुछ हमको टेक्निक्स पढ़ने हैं या टूल्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपको पता है प्रकाश के लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। ज़्यादातर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हो या किसी बड़े ऑब्जेक्ट को एक छोटे से एरिया में क्लियरली विजिबल करके देख सकते हो, दूर स्थित वस्तुओं को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो पास वाली वस्तुएं देखी जाती हैं यानी कि बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और वहीं पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जैसे कि चंद्रमा, ठीक है, या तारे, तो इन सबको देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, यहीं पे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप और इसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। जैसा कि आपको पता है, नाम से पता चला, सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्म चीजों को देखने वाला या दिखाने वाला। तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप ये एक तरीके का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी है या जो माइक्रोस्कोप है, इट इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे अगर बात करें, यूज्ड टू सी वेरी
स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को, बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को जो आपको अपनी आंखों से क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और यहीं पे इसके अगर मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, किसके, माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर की अगर बात करें, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, इसका फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। और विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो। ठीक है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए। क्योंकि आपको पता है कि डिस्टिंक्ट विजन अगर बात करें, यानी कि सबसे छोटी दूरी देखने के लिए, तो वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे m इक्वल टू अगर बात करें विजुअल एंगल, ठीक है, विजुअल एंगल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। वो कब बनेगा, विथ इंस्ट्रूमेंट, विथ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दिखाते हैं किससे, बीटा से। अब इसका मतलब समझो, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे पास माइक्रोस्कोप है, और माइक्रोस्कोप से हम किसी चीज को, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक स्लाइड रखा है, जैसे कि आप बायो के अगर बच्चे हो तो बायो के फील्ड में आपको ये चीज पता होगी कि छोटी छोटी चीजें जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, या कोई सेल देखना हो, ठीक है, या केंद्रक देखना हो, ठीक है, तो केंद्रक देखना हो, या एक तरीके से कोई भी सेल का पार्ट देखना हो, या आपको जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखना हो, या क्लोरोफिल को ऑब्जर्व करना हो, आपको कॉलन काइमा, पेरेन काइमा, मतलब एक तरीके से जो सेल्स के टाइप्स हैं, स्केलेरन काइमा, ठीक है, तो इन सबको स्टडी करना हो, तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का। अमीबा बहुत ही इतना सूक्ष्म होता है कि आंखों से नहीं दिखता, पानी में ही पाया जाता है, जैसे तालाबों में, जो तालाब होते हैं वहां पे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सब पाए जाते हैं, लेकिन वो आपकी आंखों से नहीं दिखते। तो उनको देखने के लिए हम उन पानी को लेके आते हैं, उसको हम एक स्लाइड पे एक ड्रॉप बूंद डालते हैं, और उस बूंद पे ग्लिसरीन डाल के उसको कवर स्लिप करके हम उसको देखते हैं, किस पे, माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके। और हम उसका जो ऊपर का पोर्शन है, जिसको हम आई पीस लेंस कहते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होगा, याद रखिए, जो माइक्रोस्कोप है और जो टेलीस्कोप है, दोनों में दो दो लेंस का यूज किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ एक लेंस का यूज करते हैं, सिंपल है तो। लेकिन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात करें, और या फिर रिफ्रैक्टिंग या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें, तो उसमें दो लेंस का यूज किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, आपको समझाने के लिए कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो आप लोग लैब यानी कि बायोलॉजी लैब में यूज करते हैं, तो उसके लिए एक होता है जहां से आप उसको देखते हो, और नीचे आपका ऑब्जेक्ट यानी कि स्लाइड रखा होता है। तो जो जहां पे स्लाइड रखा होता है वहां भी एक लेंस लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उस स्लाइड के अंदर रखा हुआ है, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना उस स्लाइड के अंदर कवर स्लिप से ढक के रखे गए हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, जो जहां से हम देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो ये जो आंख की तरफ जो लेंस होता है, यानी कि नेत्र की तरफ जो लेंस होता है, इसको हम आई पीस लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आई पीस लेंस कहते हैं। तो दो लेंस होते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम इंस्ट्रूमेंट से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट द्वारा हमारे आंखों पे जो विजुअल एंगल बनाता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ये इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। क्लियर, तो बीटा हो गया, और फिर नीचे हम अल्फा रखेंगे, नीचे हम क्या रखेंगे, अल्फा, विजुअल एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at a least distance of distinct vision
डिस्टिंक्ट विजन यानी कि डी, और इसको हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितना आ जाता है, बीटा अपॉन अल्फा। ये विथ इंस्ट्रूमेंट है, ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विजुअल एंगल की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीजें क्लियर हो गई। यहीं पे अब हम बात करेंगे किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो मैग्नीफाइंग पावर आपको पता चल गया, विजुअल एंगल अपॉन विजुअल एंगल, ऊपर विथ इंस्ट्रूमेंट रखना और नीचे विदाउट इंस्ट्रूमेंट। ऊपर विथ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उसका विजुअल एंगल मीटर लेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, अल्फा की, तो डिस्टिंक्ट विजन पे हमारा जो एंगल बनेगा विदाउट इंस्ट्रूमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो भी विजुअल एंगल है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप में दो तरीके के माइक्रोस्कोप हैं जिनको हम बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी और वहीं पे बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीजें हैं और इसमें माइक्रोस्कोप की, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो भी कैसा, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कैसा होता है, लेसर फोकल लेंथ का होता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम फोकस दूरी का एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब आपने ये कहीं देखा है, कहाँ देखा है, जब आप लोग बायोलॉजी के वो लेते हो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप डाइसेक्शन बॉक्स बोलते हो, तो डाइसेक्शन बॉक्स में एक हैंड लेंस दिया जाता है। हैंड लेंस आपका इस तरीके का होता है, ये आपका गोल सा पोर्शन जिसमें लेंस फिट होता है और यहाँ पे पकड़ने के लिए एक वो बना होता है जिससे आप पकड़ करके ऐसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो उसको हम हैंड लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जब इस बीच में जो आपका जो लेंस लगा होता है, यानी कि कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ लगा होता है, तो उसको आप चेक करें तो बीच में थिक होता है और किनारों किनारों पर पतला होता है। तो वो तरीके का कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की खासियत यही है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो बीच में क्या होता है, थिक होता है और किनारों किनारों पर पतला होता है। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये एक तरीके का कैसा है, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसमें क्या होता है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ लेसर फोकल लेंथ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। दूसरी चीज लेसर फोकल लेंथ का होता है, लेसर फोकल लेंथ यानी कि कम फोकस दूरी का होता है। वहीं पे इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास या रीडिंग लेंस भी कहते हैं। क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास या रीडिंग लेंस भी कहते हैं। आप लोग बचपन में, या बचपन क्या, जब भी कभी आपके हाथ में ये लेंस मिलता है तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि जो लिखी हुई चीजें होती हैं उसी को ऐसे देखने लगते हैं। और आपको देखते भी होंगे तो आपको वो जो लिखी हुई चीज है वो थोड़ी सी बड़ी दिखती है, यानी कि मैग्नीफाइड होके दिखती है, ठीक है। आपने कई सारी मूवियाँ देखी होंगी जिसमें डिटेक्टिव का सीन आता है, ठीक है, यानी कि जो जासूसी वाली मूवियाँ होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसे ही हैंड लेंस रखा होता है। तो ये बताता है कि डिटेक्ट कर रहा है किसी चीज को, मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है, छुपी हुई चीजों को बड़ा करके देख रहा है, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसे ही लेंस आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि डिटेक्टिव लेके इसको चलते हैं, नहीं, जासूस वासूस लेके चलते हैं वो अलग बात है, उसमें दिखाया जाता है बस ऐसे ही कि एक आपको इंटरेस्ट जगे या फिर एक तरीके से आपको अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है इसको हम रीडिंग लेंस भी कहते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अगर घरों में देखें तो जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं जो चश्मा लगाना नहीं चाहते हैं, वो हाथ में एक क्या ले लेते हैं, इसी तरीके का लेंस ले लेते हैं और पेजेस को, यानी कि जो पेज होते हैं उनको पढ़ने लगते हैं। तो इससे भी चीजें क्लियर होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, यानी कि सिंगल एक उत्तल लेंस से बना होता है और जिसकी फोकल लेंथ बहुत ही छोटी होती है। इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास या रीडिंग लेंस भी कहते हैं, अर्थात पढ़ने वाला लेंस भी कहते हैं। यहीं पे मैग्निफिकेशन की बात करें यानी कि आवर्धन क्षमता, तो जब वस्तु कहाँ बनी, वस्तु का जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनता है, डी और इनफाइनाइट पर
अगर वस्तु का फाइनल इमेज यानी कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनता है, डी पर पहला सिचुएशन या इनफाइनाइट पर बने, तो उस समय मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, अगर वस्तु डी पर बनती है तो क्या होगा, अगर वस्तु कहाँ बने, इनफाइनाइट पर बने तो क्या होगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, अगर फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है, डी पर बनता है, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ, यहाँ पे एफ ये कैसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम। और अगर मैग्नीफाइंग पावर हम इनफाइनाइट के लिए देखें, यानी कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पर, तो ये जो 1 है ये पोर्शन हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, डी अपॉन एफ, और ये मिनिमम मैग्निफिकेशन देगा। समझ में आ रहा है, मिनिमम मैग्निफिकेशन देगा, क्योंकि फाइनल इमेज अगर कहाँ बन रहा है, हमारे डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, मतलब 25 सेंटीमीटर जो है हमारा एक तरीके से, वो भी नॉर्मल आई के थ्रू हमारे 25 सेंटीमीटर पे बनेगा, और 25 सेंटीमीटर पे बनेगा तो सिंपल सी बात, हमें जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही क्लियर और बड़ी दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर इमेज यानी कि जो प्रतिबिंब है किसके द्वारा, सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा हमारे डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। ठीक है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन यानी कि सबसे कम की एकदम क्लियर विजन, यानी कि सही जो जहां पे हम क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, उस दूरी पर बन रहा है, तो उस समय जो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होगा या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा, ये मिलेगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आवर्धन का फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन एफ मैक्सिमम होता है इस समय, ताकि वस्तु जो सूक्ष्मदर्शी से जो हमें दिखेगा वो बहुत क्लियरली दिखेगा। यहीं पे अगर इनफाइनाइट पे बनेगा तो ये डी अपॉन एफ होगा और ये यहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि लेंस को, ठीक है, अगर हम लेंस को केप्ट एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम आई देन md, मतलब अगर हम बात करें हमने लेंस को अपने आंख से कुछ दूरी पर रख दिया, जैसे हम ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये हमारा डिस्टिंक्ट विजन हो गया, मतलब हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। लेकिन अगर हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं रखा तब क्या होगा, सिंपल सी बात, तब क्या होगा भाई, सिंपल। तो ऐसे समय में अगर हम लेंस को कहाँ रखते हैं, अपने आंख से a डिस्टेंस दूर रखते हैं, तो ऐसे समय में जो md का फार्मूला है, इफ लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम आई, तो क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, लेंस को आंख से a दूरी पर रखते हैं, तो ऐसे समय में हमारा जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले में थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, तब हमारा क्या होगा, डिस्टेंस a पे रखा है, तो ऐसे समय में जो md है इसमें क्या चेंजिंग हो जाएगी, d माइनस a कर देंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्टिंक्ट विजन है वो कितने पे है, 25 सेंटीमीटर पे है, और 25 से हम कुछ और दूरी यानी कि जो लेंस है उसको अगली थोड़ा और दूर रख रहे हैं, तो उतनी दूरी को माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे md इक्वल टू 1 प्लस d माइनस a करेंगे डिवाइडेड बाई f, ये होगा। और यहीं पे अगर इनफाइनाइट की बात करें तो d माइनस a डिवाइडेड बाई f, ये होगा। क्लियर हो गया, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम भी बना के आपको समझा देते हैं कि जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें जो इमेज है वो बनता कैसे है और कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि आपको पता है हमारे पास एक लेंस है वो कॉन्वेक्स है, और मैं ये पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा और प्रिंसिपल एक्सिस वहीं से होके जाता है जहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो, तो ये ऑप्टिकल सेंटर, और इधर मान लेते हैं इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस वाले सरफेस का, और इधर कोई उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका फोकल एक पॉइंट है, ये फोकस यहाँ पे है। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो और कॉन्वेक्स लेंस में हम सीधी इमेज बनाना चाहें, तो ये हमेशा तभी बनेगा जब हम फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ से होके जाएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लेके जाए तो वो होके जाएगा कहाँ से, फोकस से। मान लेते हैं यहाँ पे उसका फोकस है, वहीं पे अगर हम सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएं तो वो ऐसे होके जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये अगर हम पीछे मीट कराएं तो पीछे कहीं ना कहीं इनका इमेज बनेगा,
और पीछे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पे ये कट करेंगे वहीं पे इनका इमेज बन जाएगा। तो ये बन गया इनका इमेज। क्लियर हो गया? तो ये देखिए हुआ क्या, सिंपल सा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा जैसे मैंने आपको उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन बताया था, वहां पे सबसे लास्ट यानी कि 6th पोजीशन का जो इमेज फॉर्मेशन बताया था, जहां पे ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा था, फोकल लेंथ और किसके बीच, लेंस के बीच रखा था, यानी कि फोकस जो f1 था और लेंस के बीच रखा था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी वही काम किए हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा और इसका इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज बन रहा है, और वर्चुअल इमेज जो है वो बहुत ही बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी, और ये ए डैश बी डैश ये आपका इमेज है। अब ये दो जगहों पे बन सकता है, यानी कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी देखें तो इसी को हम इमेज की दूरी कहेंगे, और जो इमेज है, ठीक है, जिसको हम VE कह सकते हैं, वो D2 कहाँ बन सकता है, इनफाइनाइट, यानी कि वही है। अगर फाइनल इमेज हमारा D पर बनेगा तो उसके लिए मैग्निफिकेशन ये लगेगा, अगर हमारा फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो उसके लिए ये लगेगा। लेंस को हम थोड़ा दूर करके देख रहे हैं, यानी कि D से कुछ दूरी पे है, मतलब हमारे लेंस आंख से कितने दूरी पर है, A दूरी पर है, तो D की वैल्यू उसमें से, A की वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे, तब D पर हमारा इतना मैग्निफिकेशन आएगा और इनफाइनाइट के लिए हमारा मैग्निफिकेशन इतना आएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपका, अब हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। किसकी बात करने जा रहे हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि नाम क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो यहां पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो लेंस लिया गया है। कितने लेंस लिए गए हैं? 2 लेंस लिए गए हैं। ठीक है, एक है आपका ऑब्जेक्टिव और एक है आई पीस लेंस। ठीक है, एक है आई पीस लेंस ऑब्जेक्टिव और एक है आई पीस लेंस। एक नेत्रिका लेंस है और एक है अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। और वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, आई पीस लेंस की, तो इसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नेत्रिका लेंस है हमारे कहाँ पे है, आंख की तरफ होती है, और यहीं पे ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक है आई पीस लेंस। ठीक है, इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं और इसको हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी दूरी VO लिखी जाती है, ऑब्जेक्ट को UO से दिखाया जाता है, फोकल लेंथ को FO से दिखाया जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, आपके आई पीस लेंस की, तो इसमें इमेज की दूरी को VE से, ऑब्जेक्ट की दूरी को UE से और फोकस दूरी को FE से दिखाया जाता है। और दोनों के दोनों यहाँ पे कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, यानी कि दोनों लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, अर्थात उत्तल लेंस होते हैं। कैसा लेंस होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस की बात की जाएगी। और जैसा कि आपको हम बता दें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है। मतलब एक तरीके से देखें तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा, वहीं पे आई पीस लेंस का साइज बड़ा होगा। तो ये कैसा होगा, लार्ज साइज का होगा। कैसा होगा, लार्ज साइज का होगा। यहीं पे ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल साइज का होता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता है। इसके जस्ट अपोजिट आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो बड़ा होता है और आई पीस लेंस उसमें छोटा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखनी है।
अब आई पीस लेंस को हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है। आई पीस लेंस कैसा होता है, बड़े साइज का होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और ऐसे समय में इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम इसके पॉइंट्स पे ध्यान दें तो इसमें लिखा है कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि अगर हम बात करें तो 2 अभिसारी लेंसों से मिलके बनता है। ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव और आई लेंस या आई पीस लेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें फोकल लेंथ की तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होती है। यानी कि अगर बात करें आई लेंस की तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर हम देखें लार्जर साइज यानी कि डायामीटर किसका बड़ा है, तो आई लेंस का डायामीटर बड़ा होता है देन ऑब्जेक्टिव लेंस के डायामीटर से। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि फोकल लेंथ किसका, आई पीस लेंस का इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ किसका, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई पीस लेंस का जो डायमीटर है वो बड़ा है और वहीं पे यानी कि उसका जो एक तरीके से व्यास है वो बड़ा है। यानी कि अगर आई पीस लेंस बनाएंगे, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को बनाएं तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसे बनेगा छोटा सा, यहीं पे आई पीस लेंस इससे बड़ा बनेगा। तो ये जो डायमीटर है ये छोटा है, इसका डायमीटर बड़ा है, तो डायमीटर बड़ा है यानी कि जिसका डायमीटर बड़ा उसका फोकल लेंथ बड़ा। तो आई पीस लेंस, ये आई पीस लेंस हो गया, ये हो गया आई पीस, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस, इसका डायमीटर बड़ा तो इसका फोकल लेंथ यानी कि आई पीस लेंस का फोकल लेंथ बड़ा और इसका फोकल लेंथ छोटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पे टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स की अगर हम बात करें तो टर्म्स सामने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वीओ क्या है, इमेज की डिस्टेंस कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से। यहीं पे यूओ क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से। यहीं पे आपका एफई क्या है, फोकल, एफओ क्या है, फोकल लेंथ किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। यहीं पे आपका वीई क्या है, वी मतलब इमेज की दूरी कहां से, आई पीस लेंस से। वहीं पे यूई क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, आई पीस लेंस से यानी कि नेत्रिका लेंस से। वहीं पे एफई क्या है, नेत्रिका लेंस यानी कि आई पीस लेंस की फोकस दूरी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि फाइनल इमेज हमारा कहाँ बनेगा, तो चलिए हम बात कर लेते हैं फाइनल इमेज अगर कहाँ बनता है, डी पर बनता है। जैसे कि वहां पे भी मैंने बताया था डी पर बने और इनफाइनाइट पर बने तो मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। इफ, ये पॉइंट है, इफ फाइनल इमेज, ठीक है, इज फॉर्म्ड एट कहां पे, डी। अब डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो ऐसे समय में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन एमडी। तो यहाँ पे वीओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन यूओ, ये होगा, साथ ही साथ माइनस का साइन आगे लगा होगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइनल इमेज इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अगर कहाँ पे बनता है, डी पर बनता है। डी मतलब जो डिस्टेंस है, एक डिस्टिंक्ट विजन है, यानी कि अगर हम डिस्टिंक्ट यानी कि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास आंख से एक दूरी होती है, उसी को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी या न्यूनतम दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये होगा डिस्टेंस md। उसके लिए मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का फार्मूला, जब इमेज कहाँ पे बने, डी पर बने, तो इसके लिए माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, और ऐसे समय में आपको पता है माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज किए जाएंगे, एक आपका आई पीस लेंस, एक आपका क्या रखा जाता है, आई पीस लेंस, और एक आपका क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मान लेते हैं आपके पास 2 लेंस हैं, एक हो गया ऑब्जेक्टिव और एक हो गया आई पीस लेंस। आई पीस लेंस बड़ा है तो इसको ई से, इसको ओ से दिखा देना है। अब दोनों लेंसों के बीच की अगर हम बात करें दूरी की, यानी कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब का, क्योंकि माइक्रोस्कोप अगर देखेंगे तो उसमें एक ट्यूब लगा होता है, यानी कि ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी कभी आप माइक्रोस्कोप देखोगे तो एक ऐसे ट्यूब बना होता है, उस ट्यूब के थ्रू ये नीचे थोड़ा सा बड़ा और ये आपका क्या होता है,
ऐसे करके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का साइज यहाँ पे अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव छोटा है, तो यहाँ पे उल्टा बनाओगे ऐसे करके, इस तरीके का एक ट्यूब लगा होता है। यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से आप वस्तु को यानी कि ऑब्जेक्ट को देखोगे, इसके इमेज को देखना चाहोगे, और ये छोटा सा ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस लेंस होता है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ट्यूब की जो दूरी है यानी कि जो लेंथ है, इस लेंथ को हम निकालेंगे कैसे, दोनों के फोकल लेंथ को अगर हम क्या कर दें, यानी कि दोनों के फोकल लेंथ यहाँ पे अगर इमेज और उसके आई पीस लेंस की जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज यानी कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब यहाँ पे आ जाएगा, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब। इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज यानी कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी अगर देखें तो ये हो जाता है VO प्लस UE, इसको हम बोलते हैं लेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। तो VO प्लस UE यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी प्लस जो आई पीस लेंस है, ऑब्जेक्ट बना है या ऑब्जेक्ट रखा गया उसकी दूरी, तो ये हो गया LD इक्वल टू VO प्लस UE। इसी दूरी को ऐड कर देंगे तो इन केस ऑफ फाइनल इमेज जब कहाँ बन रहा है, D पर बन रहा है, तो ये उस ट्यूब की दूरी हो जाएगी। ये कब हो रहा है, जब D पे बन रहा है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर दें, यहीं पे अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, इनफाइनाइट पे रखें, ठीक है, कहाँ पे रखें, इनफाइनाइट पर, तब क्या होगा, अगला केस क्या है यहाँ पे, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है, तब क्या मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट है इफ इमेज कहाँ पे बने, इनफाइनाइट पे बनता है। कहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, इनफाइनाइट पे हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसा कि इससे पहले के मैग्निफिकेशन में आपने VO अपॉन UO प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस D अपॉन FE और आगे साइन माइनस लिखा था, जैसा कि इससे पहले के हमने फॉर्मूले जो माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप में देखे वहां पे हमने 1 हटा दिया था, जब भी कभी इनफाइनाइट का केस आता था तो 1 हटा दिया था। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, जो फॉर्मूला है सबको सेम रहेगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 1 वहां से हटा देंगे फॉर्मूले में से। तो जब हम M इनफाइनाइट की बात करेंगे तो माइनस VO अपॉन UO, ये तो पहले भी था, और यहाँ पे 1 प्लस D अपॉन FE था जब डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हटा देंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, D अपॉन FE। और ये क्या हो जाता है, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट बने तो उस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता कहलाती है। क्लियर। और ऐसे समय में जो लेंस है, यानी कि अगर हम बात करें जो दो ट्यूब है, माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब है उसकी जो लेंथ होगी वो होगी माइक्रोस्कोप की ट्यूब की लेंथ, यानी कि जो ट्यूब लेंथ है, यानी कि इसको अगर हम लिखें L इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट अनंत पे ही तो इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये होगा कितना, VO प्लस FE। अब VO प्लस FE क्या है, FE मतलब फोकल लेंथ किसका, आई पीस लेंस का, और O क्या है, VO क्या है, इमेज की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से, यानी कि अभिदृश्यक लेंस से। क्लियर हो गया। तो ये आपका किसके बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हो गया। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो बाकी चीजें आपको बड़ी क्लियरली ही विजिबल हो जाएंगी, यानी कि क्लियरली पता चल जाएगा कि UO कहाँ है, VO कहाँ है, FE कहाँ है, ये सारी चीजें आपको क्लियर पता चल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना लेते हैं, ठीक है। और इसी के प्रिंसिपल एक्सिस के सीध में, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का सेम होना चाहिए, तो यहीं पे एक हम बना लेते हैं, कौन सा, एक हम बना लेते हैं, ये हो गया आपका कौन सा लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और वो क्या है, आई पीस लेंस है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हो गया आपका आई पीस लेंस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हमने पुट किया कहाँ पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा जाएगा जहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम इस लेंस से बनाएंगे, यानी कि कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से ही पहले ऑब्जेक्ट जाएगा
और उसकी इमेज आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच बनेगी। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो प्रकाश की किरण है वो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, और पैरेलल होने के बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगा। तो मान लेते हैं हमने इसको कहाँ से भेज दिया, फोकस से भेज दिया। दूसरा सिचुएशन क्या है, अगर हम प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर से भेजें तो ये सीधे जाके कहीं ना कहीं टकराएगी, ठीक है। तो हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा और इसकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, अगर देखें तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चला जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसके लिए स्मॉल ओ और इसके लिए ओ डैश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि हमने यहाँ पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे सही से पूरा नाम लिख दें ताकि आपको क्लियर है, ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है, आई पीस। और आपको दिख भी रहा है कि आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर भी बड़ा है और ऑब्जेक्टिव का डायमीटर छोटा है। ऑब्जेक्ट को मैंने किधर रखा, ऑब्जेक्टिव लेंस के साइड। क्यों रखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर ही रखा जाएगा जिधर ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। यानी कि अगर हम किसी चीज को ऐसे करके देख रहे हैं तो ऐसे करके देखने का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो लेंस भी नीचे वाला ही ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा, और हम जहां से देख रहे हैं वो आई पीस लेंस कहलाएगा। क्लियर। तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट रखा, उससे चलने वाली प्रकाश की किरण ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिरती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से होके जाएगा। तो यहाँ पे फोकस बनाए नहीं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, ए बी की, तो ए बी से चलने वाला प्रकाश की किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब कैसा बना, इन्वर्टेड बना। कैसा प्रतिबिंब बना, इन्वर्टेड प्रतिबिंब बना। और इसको हमने नाम क्या दे दिया, सपोज दैट इसको नाम दे दिया ए डैश और बी डैश नाम दे दिया। अब इससे जो प्रकाश की किरण जाएगी वो किस पे गिरेगी, आई पीस लेंस पे। रीजन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, यानी कि ये वस्तु है किसके लिए, अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, वो यहाँ पे बना है। अब ये जो प्रतिबिंब जो इमेज बना है किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ये आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बताइए हमको, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब इससे प्रकाश की किरण अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे ले जाएं, समांतर, तो कहां से होके जाना चाहेगा, फोकस से होके जाना चाहेगा। वही चीज अगर हम, अब भाई ये ऑब्जेक्ट उल्टा है, अभी तक ऑब्जेक्ट सीधा था तो ऊपर से लेके जाते थे, अब ऑब्जेक्ट उल्टा है तो नीचे से लेके जाएंगे। काम वही करेगा, जो चीजें आपकी चल रही थी रूल वही लगेंगे, रेगुलेशन वही है, सब सारी चीजें। तो अगर प्रकाश की किरण को हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर भेज रहे हैं, वो भी किसके, आईपीस लेंस पे, तो ये आईपीस लेंस के फोकस से होके जाएगा। और वहीं पे अगर हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से भेजें तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी चली जाएगी, और ये अगर हम देखें तो ये सीधी चली गई। यहीं पे इसको थोड़ा सा हम बेंड कराते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये सेम टू सेम वैसे ही होंगे, ये आपका ऐसे चला गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रकाश की किरण जाएंगी वो सीधी जाएंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएंगे वो फोकस से होकर जाएंगे, ठीक है। और फोकल लेंथ किसका, इसका थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको और थोड़ा बेंड करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ अगर देखेंगे तो दोनों का ज्यादा होना चाहिए। तो ये थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे ये फोकल लेंथ हो गया इसका। इस रे को अगर हम पीछे मिलाएं और इसको भी अगर हम पीछे मिलाएं तो ये कहीं ना कहीं कट करेंगी, और जहां पे ये कट करेंगी वहीं पे इसकी इमेज बनेगी। तो ये मान लेते हैं यहाँ कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे इसका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ये बना इसका इमेज। इसको हम नाम दे देते हैं ए डबल डैश और इसको नाम देते हैं बी डबल डैश। अब ध्यान से सुनिए, इस ऑब्जेक्ट की यहां से दूरी जो लेंगे उसको हम लिखेंगे UO। रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी, और इसने प्रतिबिंब यहां बनाया था, तो इस प्रतिबिंब की अगर हम दूरी देखेंगे तो यहां से इसकी दूरी देखेंगे, इसको हम लिखेंगे VO, क्योंकि ये प्रतिबिंब बना है किसके द्वारा, ये प्रतिबिंब किसके द्वारा बना है, ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब ये प्रतिबिंब इसके लिए इमेज की तरह काम कर रहा है, तो ये जो दूरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे ये कहलाएगा UE, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम आई पीस लेंस। और इसका जो प्रतिबिंब बना है यहां से यहां पे, ये जो दूरी लेंगे ये पूरा का पूरा ये कहलाएगा VE। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ जहां पे ये कट कर रहे हैं ये फोकल लेंथ हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो ये यहां से इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के अगर देखें तो ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे ये
समांतर प्रकाश की किरणें कट करके गई हैं, तो ये हो जाएगा FO। तो इसकी दूरी हो गई, ये हो गई FO हो जाएगा फोकल लेंथ। यहीं पे जब हम आई पीस लेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे कट करता है, इसको हम लिखेंगे FE, ठीक है। और ये हो जाएगा इसकी फोकस दूरी, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, FE से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको अगर देखें तो इसमें क्लियरली विजिबल है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो लेंस का, यानी कि जो एक तरीके से अगर बात करें हम, जो लेंस की ट्यूब है उसका जो लेंथ देखें तो ऐसे है। ध्यान से देखिएगा, ये आप मान लीजिए ये ट्यूब है, ठीक है। ये जो ट्यूब है यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है और एक लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये पूरा का पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है। तो इस ट्यूब का जो लेंथ है वो कैसे देखेंगे, मैंने लिखा भी है। इस ट्यूब के लेंथ को निकालने के लिए अगर हम इमेज कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो इस ट्यूब का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, VO प्लस UO। किसके बराबर होगा, VO प्लस UO, ठीक है। इसके बराबर होता है, सॉरी VO प्लस UE के बराबर होता है। यहाँ पे UO लिखा है, UE के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, VO दूरी इतनी हो गई, VO दूरी इतनी हो गई और इसी के जस्ट बगल UE दूरी होगी। तो टोटल लेंथ कितने के बराबर, VO प्लस UE के बराबर हो गया। और यही जो टोटल लेंथ है इस ट्यूब का क्या हो गया, लेंथ हो गया, यानी कि दूरी हो गई। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ये किसमें होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऐसी घटना होती है। यानी कि एक तरीके से इमेज का फॉर्मेशन और वस्तु बड़ा दिखना चाहिए। तो देखिए ये छोटा सा वस्तु और ये देखिए हमको बड़ा सा वस्तु दिखा है, यानी कि इमेज हमको कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है, मैग्नीफाइड दिख रहा है। क्लियर। तो ये हो गया आपका, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर हम देखें तो ये आपका दूरदर्शी कहलाता है, खगोलीय दूरदर्शी। तो अगला टॉपिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। और खगोलीय दूरदर्शी अगर देखना है तो उसके लिए सिंपल सी बात, जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ये कैसा होगा, लार्जर होगा, यानी कि उसका फोकल लेंथ बड़ा होगा। आई पीस लेंस, आई पीस लेंस या आई लेंस ये कैसा होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। और ऐसे समय में सेम टू सेम, जैसे अगर हम बात करें किसकी, इसकी यानी कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो इसमें भी इमेज वैसे ही बनेगा जैसा कि हमने बनाया था अभी किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बस लेंस को हम बदल देंगे और लेंस को बदलेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ पे छोटा लिया था, अब हम यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे और यहाँ पे छोटा आईपीस लेंस लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का सेम होगा, सेम वैसे ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो आपकी पहले यहाँ पे कहीं बनेगी, दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और दूसरे लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो भी उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, कहाँ बनाएगा, इसके यहीं पे कहीं बनाएगा, जिससे वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल हो गया, यानी कि दूर की वस्तु भी आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं आपको पता है दूर की वस्तुएं देखनी है तो हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब हम खगोलीय यानी कि जो अंतरिक्ष में चीजें हैं उनको देखने के लिए यूज करते हैं। तो मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ऐसे गई यहाँ पे टकराई, ये आपका कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये आपका कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव। और ये कौन सा लेंस है, आई पीस लेंस है। तो यहाँ पे टकराया, इससे रिफ्रैक्शन हुआ तो उसकी इमेज ये यहाँ से होकर लाइट चली गई। यहीं पे ऑप्टिकल सेंटर से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कैसे चली गई, सीधी चली गई। तो इन सब का इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे कहीं बन रहा है। अब ये जो इमेज है इस लेंस के, इसको थोड़ा और पास बनाएंगे क्योंकि इसका फोकल लेंथ छोटा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा और पास बनाते हैं। आई पीस लेंस, ये हो गया आई पीस लेंस। अब यहाँ पे जो ये इमेज बना है ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज बना,
अब जो इमेज यहाँ पे बना है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ए बी है और ये क्या है ए डैश बी डैश। ये दूसरे लेंस के लिए क्या काम करेगा, ये दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण इससे टकराएगी, फोकस से होके जाएगी और इससे इसके अगर ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश को भेजें तो वो ऐसे होके जाएगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ये आपका पीछे भी मैच कर सकता है और पीछे जाने पर ये कहीं ना कहीं इससे पहले कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो इसको हमने नाम दे दिया ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो सेम टू सेम अगर देखें तो ये वैसे ही है जैसा आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इस बार बड़ा है, यानी कि उसका जो डायमीटर वो बड़ा है, और जो यहाँ पर आई पीस लेंस है उसका जो डायमीटर है वो छोटा है, ठीक है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ भी छोटी है। इससे दूर की वस्तुओं को हम बड़ा करके देखते हैं, यानी कि जैसे चंद्रमा हो गया, चांद हो गए, यानी कि चंद्रमा मतलब चांद, ठीक है, वैसे ही जो स्टार्स होते हैं या और भी चीजें, तो उनको प्लैनेट हो गया कि कोई, क्योंकि जो प्लैनेट है वो अगर देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली विजिबल नहीं होता है। वहीं पे चंद्रमा को भी देखने के लिए, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, तो उस समय अवस्थाएं देखने के लिए भी कभी कभी टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि खगोलीय, यानी कि अंतरिक्ष की चीजों को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का यूज करते हैं। और ये रिफ्रैक्टिंग टाइप का, यानी कि अपवर्तक वाला या अपवर्तन वाला खगोलीय दूरदर्शी है जो अभी मैंने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हैं, एफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन एफ आई पीस लेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, डायामीटर अगर देखें किसका, ऑब्जेक्टिव का, इज ग्रेटर देन डायामीटर किसके, आई पीस लेंस के, ठीक है, ये होता है। तो इसीलिए यहाँ पे फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा है। और इमेज कैसा बनेगा, जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल बनेगा। जो इंटरमीडिएट है मतलब दोनों लेंस के बीच में, तो इंटरमीडिएट कैसा होगा, इंटरमीडिएट इमेज जो दोनों के बीच में बन रहा है वो कैसा होगा, यानी कि इस लेंस और इस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के बीच, वो रियल उल्टा बना था, ये भी आप देख रहे थे, इन्वर्टेड, और कैसा बना था, स्मॉल बना था, ठीक है, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था और स्मॉल बना था। लेकिन फाइनल इमेज कैसा बनेगा, फाइनल इमेज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे समय में जो दूर की चीजें हैं वो आपको एक बहुत ही छोटे पोर्शन में ही क्या हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर जब आप कभी इसके मैग्निफिकेशन फार्मूले पे जाएंगे तो मैग्निफिकेशन फार्मूला बहुत ही इजी है, जैसे आपने किसमें देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, वैसे ही इसमें भी है। बस डिफरेंस क्या है, जहां पे UO अपॉन UE लिख रहे थे, U अपॉन V अपॉन VE लिख रहे थे, वहां पे और साथ ही साथ 1 + D अपॉन FE लिख रहे थे, यहाँ पे FO लेना है अपॉन FE करना है। यानी कि अगर हम इमेज को कहाँ पे बनाएं, इमेज अगर कहाँ बने, एट D डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो इसके लिए MD का फॉर्मूला होगा माइनस FO अपॉन FE 1 + FE अपॉन D। वहाँ पे D अपॉन FE करते थे, यहाँ पे FE अपॉन D हो जाएगा। और कभी भी अगर यहाँ पे इमेज कहाँ बने, इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट के लिए सब फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, माइनस में FO अपॉन FE, बाकी चीजें यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है, तो लेंथ अगर हम बात करें एट D पे, अगर हम ट्यूब लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, ट्यूब लेंथ, यानी कि जो हमारा टेलीस्कोप है इसके ट्यूब की लेंथ की बात करें, तो LD की बात करें, तो जब हम डिस्टिंक्ट विजन पे हमारा इमेज बनेगा तो उस समय इसकी जो ट्यूब लेंथ होगी वो कितनी होगी, FO + UE, FO + UE, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी प्लस आई पीस लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी। और वहीं पे अगर हम इनफाइनाइट के लिए बनाएंगे तो इस केस में FO + FE के बराबर होगा, FO + FE के बराबर हो। ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा से ये ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही मिश्र, यानी कि एक तरीके से मिश्रित क्वेश्चन, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, जिनको करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया टेलीस्कोप, कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है आपका
माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप ये आपका खत्म होता है। यहीं पे जो आपका प्रकाश का टॉपिक है ये भी आपका खत्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के जो डिस्कशंस हैं हम आपको जब लाइव सेशंस यूट्यूब पे चलेंगे TCS एकेडमी द्वारा तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आप TCS एकेडमी पे सब्सक्राइब रहें, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहें। तो जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन कराएंगे, 5Q का सेशन तो चल रहा है, आप 5Q देखें। 5Q TCS एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर अवेलेबल है। मैंने प्रकाश का एक 5Q भी बनाया है और साथ ही साथ अब अगले सब्सिक्वेंट यानी कि जो आगे के 5Q होंगे वो भी बनाएंगे। मतलब 5 क्वेश्चंस हैं उसमें और वो 5 क्वेश्चंस हम वही लेके आते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसको मैंने डिस्कस कराया है। ठीक है, तो आगे भी हम उसके प्रकाश चैप्टर के जो हम टॉपिक पढ़ा दिए हैं ये आज खत्म हो गया आपका प्रकाश। तो इससे रिलेटेड हम 5Q लेके आएंगे और क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो शेड्यूल क्या है आपका, शेड्यूल लाइव आप जो है अगर TCS एकेडमी को नोटिफिकेशन ऑन किए हैं तो आपको उसका शेड्यूल पता चल जाएगा मेरे द्वारा। तो आप 5Q देखें, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर का एक साथ हम डिस्कशन भी कराएंगे, लाइव डिस्कशन। तो जब वो होगा तो वो भी यूट्यूब पे आपको पता चल जाएगा। और नोटिफिकेशन आप जारी रखें यानी कि ऑन रखें ताकि आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच।